नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि सिविल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड थी, जो सिविल अपील नंबर 850 ऑफ 2024 है और जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स का केस है। ये इस जजमेंट में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है मैटर था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये पाया कि जो डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर था वो एकदम ठीक था। तो यहाँ पर अपीलेंट ने क्लेम किया था कि उनको एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके जो फादर की ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई थी। तो उस समय जो अपीलेंट थे उस समय माइनर थे और अब जब मेजोरिटी अचीव की जब मीन्स अपीलेंट ने, तो उस समय का जो समय सीमा थी वो 11 साल बीत चुके थे। और मीन टाइम जो है स्टेट ने रूल्स बना दिए थे कि जो भी डिपेंडेंट है, अगर वो 3 साल तक जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डिपेंडेंट है, उनकी डेथ हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो उनके जो डिपेंडेंट है वो 3 साल के अंदर ही वो क्लेम कर सकते हैं। मीन्स जो 3 साल तक के अंदर उनको मेजोरिटी उनको अचीव कर लेनी चाहिए, तभी वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपीलेंट का जो क्लेम था वो 11 साल के बाद जाकर उन्होंने जो है मेजोरिटी अचीव की थी। तो यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिसीजन था वो डिविजनल बेंच का, मीन्स उनको कोई रिलीफ नहीं मिली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिविजनल बेंच का जो रिलीफ था वो एकदम ठीक, मीन्स जो ऑर्डर था वो एकदम ठीक था। और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि एक्स ग्रेशिया जो कॉम्पनसेशन है वो जो मीन्स डिसीज्ड की जो वाइफ है, मीन्स अपीलेंट की मदर है, वो क्लेम कर सकती हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और भी काफ़ी डिस्कशंस किए हैं इसके रिगार्डिंग में। और ये यहाँ पर बताया कि अगर एक बार किसी को गलत अपॉइंटमेंट मिल जाए तो कोर्ट उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकती उस अथॉरिटी को कि आप उस इलीगलिटी को परपेचुएट करें, मीन्स इलीगलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोबारा ऑर्डर नहीं दे सकती। और कोई भी इलीगलिटी हो जाए तो ये इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति को राइट बन जाता है कि उसके बेसिस पे जो जहाँ इलीगल कोई भी रिलीफ मिल गया हो, इलीगल वे से रिलीफ मिल गया हो, तो दूसरी पार्टी उसके एग्जांपल देके वो सेम रिलीफ क्लेम नहीं कर सकती है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है। तो आइए हम उसके कंटेंट्स को देखते हैं। तो ये अपील थी वो प्रेफर की थी सन जो है डिसीज्ड के जो कांस्टेबल थे, उनके फादर, जो अपीलेंट के जो फादर वो कांस्टेबल थे हरियाणा पुलिस में, और उन्होंने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए एक यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन दी थी। तो यहाँ पर बताया था उस समय अपीलेंट की उम्र थी 7 साल और पॉलिसी जो आई थी जो वो 8 मई 1995 में आई थी कि एक्स ग्रेशिया अपॉइंटमेंट से की जो पॉलिसी आई थी, और जो उनके फादर की डेथ थी वो 1997 में हुई थी। और जो पॉलिसी थी कन्फाइंड थी क्लास 3 और 4 पोस्ट तक की। और उस समय जो बताया कि जो विडो जो थी उनकी जो पुलिस कांस्टेबल की जो कांस्टेबल जिनकी डेथ हो गई थी अलॉन्ग विद द फादर ऑफ अपीलेंट, तो उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी गई थी एज ए कांस्टेबल के तौर पे। मीन्स एप्लीकेशन के मीन्स जो उन्होंने एप्लीकेशन दी तो उसके बेसिस पे उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी थी। लेकिन जो मदर ऑफ अपीलेंट थी, यहाँ पर जो अपीलेंट की जो मदर हैं उनकी वो इलिटरेट थी, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई क्योंकि, और फिर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए जो सन के लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया और लेटर आया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कि 15 अप्रैल 1998 में, जो कि रिसीव हुआ था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को 20 अप्रैल 1998 में। उन्होंने कहा था कि डायरेक्शन दी थी कि जो नेम ऑफ अपीलेंट है जो कि सन ऑफ डिसीज्ड कांस्टेबल है, उनको माइनस रजिस्टर्ड नंबर में डाला गया था 47 पे, और इंडिकेट की ये करता था कि इंटेंशन थी अथॉरिटीज को एक रिजर्व की जाए पोस्ट जो जिसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट है अपीलेंट को लेटर स्टेज पे दे दी जाए, क्योंकि उस समय उनकी जो उम्र है वो चाइल्ड था, वो माइनर थे, और जो कि पॉलिसी उस समय एग्जिस्ट करती थी। और यहाँ पर बताया कि जो अपीलेंट है वो माइनर है और उनका जो केस था वो पेंडिंग रखा गया था, और फर्दर कम्युनिकेशन आई थी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहतक से
2003 में 30 दिसंबर 2003 में, जो कि मदर ने रिसीव की थी कि जब उनका बच्चा जो मेजॉरिटी अचीव कर लेंगे तो अपीलेंट जो है वो ऑफिस ऑफ द वेलफेयर इंस्पेक्टर में जा सकते हैं और अपना केस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अपीलेंट ने अप्रोच किया डीजीपी को ऑफिस में, एक रिप्रेजेंटेशन दी 30 अक्टूबर 2008 को, और क्लेम था जो कि सन को एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत अपॉइंटमेंट दी जाए, और कहा कि उनकी मेजॉरिटी अचीव हो गई है 10 अक्टूबर 2008 में। मदर ने ये भी सबमिट किया था, रिप्रेजेंटेशन डीजीपी को दी थी और रेफरेंस दिया था कि जो अर्लियर कम्युनिकेशंस हुई थी जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की, जो एज पर पॉलिसी थी। अब एक केस था अपीलेंट का, कंसीडर किया गया कम्युनिकेशन जो रिसीव हुई डीजीपी ऑफिस से 28 अप्रैल 2009 में, जो कि सुपरिटेंडेंट पुलिस को एड्रेस की गई थी, और कहा और कॉपी और जो मदर का अपीलेंट की जो था उसमें इंटीमेट किया कि जो उनका जो क्लेम है रिजेक्ट किया जाता है अपॉइंटमेंट का कंपैशनेट ग्राउंड्स पे। रीजन ये बताया कि जो डेट ऑफ डेथ थी अपीलेंट के फादर की, और अब का जो समय है 11 साल का बीत चुका है, अब ये टाइम बैरिड हो चुका है क्लेम, और जो डेट ऑफ डेथ ऑफ थी फादर जब हुई थी अपीलेंट की, तो अब रिलायंस जो है गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस पे जो प्लेस किया गया था 22 मार्च 1999 का, अब उसमें बताया कि जो माइनर डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं जब वो अटेन्स कर लेंगे मेजॉरिटी विद इन द पीरियड ऑफ 3 years। तो ये जो नई जो स्कीम आई थी उसमें 3 साल तक का अवधि थी बता रखी थी, जब डेट ऑफ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की जो डेथ होगी तो उसके 3 साल के अंदर अंदर ही वो मेजॉरिटी उनको अचीव कर लेनी चाहिए, तभी वो हकदार होंगे। और फर्दर ये इंटीमेट किया कि ये जो हरियाणा कॉम्पैशनेट असिस्टेंस थी जो डिपेंडेंट्स एंड डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय रूल्स थे 2006 के, तो इसमें ये जो फोर्स में आए थे तो उसमें कहा कि क्लेम कंसीडर किया, लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि जॉब जो है वो एक्स ग्रेशिया स्कीम के अंदर दे दी जाए। तो अब इस सिचुएशन को देखते हुए अपीलेंट ने एक रिट पिटीशन थी हाई कोर्ट में डाली 2009 में, और प्रॉमिसरी एस्टॉपल के लिए ये कम्युनिकेशन मींस प्रेयर मांगी कि जो कम्युनिकेशन जो पहले हुई थी उसके आधार पर प्रॉमिसरी एस्टॉपल दे दिया जाए, लेकिन रिट पिटीशन डिसमिस हो गई थी 2021 में, 21 जनवरी 2021, और उसमें कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन ही भेजी थी उसे पिटिशनर को कि जो उनका नाम जो है माइनर रजिस्टर में डाल दिया गया है, लेकिन सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास आई थी जो अथॉरिटी से मिली थी उनको कि वाज अप्रोचिंग द अथॉरिटी ऑन द अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी बाय द वार्ड। तो एक अनदर एस्पेक्ट ये था कि जो डिले थी डेट ऑफ डेथ ऑफ फादर ऑफ अपीलेंट, और डेट्स जो उनको मेजॉरिटी अचीव हुई थी वो 11 साल हो चुके थे, उसमें जो मीन्स उस समय अपीलेंट की उम्र 7 साल थी और जब मेजॉरिटी अचीव करते गए थे 11 साल हो गए थे। तो उस वे को देखते हुए कंसिडर करते हुए एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उमेश कुमार नागपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस जजमेंट पर अप्लाई किया था 1994 की थी ये। अब फिर इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में एक इंट्रा कोर्ट अपील जिसे LPA कहते हैं वो भी प्रेफर की गई थी, वो भी डिसमिस हो गई थी 22 मार्च 2022 को। अब उसके अगेंस्ट पे यहाँ पर अपील थी वो फाइल की गई। अब काउंसिल जो अपीलेंट के थे उन्होंने एक रेफरेंस दिया एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में सबमिशन किया कि राइट ऑफ इक्वलिटी जो है वो वायलेशन हुआ है, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट को कंसिडर करने के लिए अंडर एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में उनको कंसिडर नहीं किया गया। तो इससे एक फैक्चुअल मैटर्स को देखते हुए कि जो बेनिफिट ऑफ अपॉइंटमेंट थी कंपैशनेट ग्राउंड्स को कि वो दे देनी चाहिए, और ये भी एजर्ट किया कि अपीलेंट जो है एक सिमिलरली प्लेस्ड है, तो मींस उसी सिमिलरली प्लेस्ड है तो उसको एक सेम बेनिफिट मिलना चाहिए, और एक एनेक्शन A1 जो है वो अपेंड किया था अलॉन्ग विद दिस अपील, एक रेफरेंस जो दिया गया था, एक रेफरेंस अटैच किया गया था A1। अब यहाँ पर कहा कि उस वो देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो बेनिफिट ऑफ अपॉइंटमेंट जो अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड जितना लैप्स हो चुका है डेट ऑफ पीरियड हैज बीन ग्रांटेड, उसे ये सबमिशन और दी थी कि जो सबमिशन है ये कोर्ट का व्यू था कि जब परसूअल करने के बाद ये बताया कि जो पहले जो इररिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम जो था वो पहले ग्रांट होता था 22 मार्च 1999 में, और जब आउटर 3 years की जो लिमिट थी वो डेट ऑफ डेथ थी वो जो कि वो इंस्ट्रक्शंस आई थी 1999 में, तो उसके बेसिस पे
3 साल की अवधि बना दी गई थी। अब मैटर्स जो थे जिसमें एज ऑफ मेजॉरिटी थी, अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी थी, वो भी फोर्स में आए थे जब इंस्ट्रक्शंस आई थी 22 मार्च 1999। मींस 22 मार्च 1999 से पहले कोई आउटर लिमिट नहीं थी, लेकिन जब बाद में इंस्ट्रक्शंस आ गई तो उसमें कहा गया था 3 साल की अवधि होनी चाहिए। मींस कोई भी सन जो डॉटर है वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। जब डिसीज्ड की जो डेथ होती है ऑन ड्यूटी में, तो वो 3 साल के अंतराल ही अपना जो क्लेम है वो ले सकते हैं। मींस अगर 3 साल से ज्यादा समय बीत जाएगा तो वो टाइम बैरेड हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज आई थी, क्योंकि उस समय पीलेंट की उम्र 7 साल थी, तो इसलिए 11 साल हो लग गए उनको, आज जो मेजोरिटी में आते थे। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो क्लेम था उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी सपोर्ट नहीं किया गया किसी स्टैच्यूटरी बैकिंग के। क्यों भी क्लेम लेने के लिए, क्लेम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि एक्सेप्शन है जनरल रूल ऑफ अपॉइंटमेंट, उसमें एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए एज पर द रूल्स। वो एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। अगर कोई रॉन्ग बेनिफिट किसी को दिया गया हो, तो इससे भी कोई के साथ में क्या वुड नॉट बिस्टो एनी राइट अपॉन द अदर्स टू क्लेम। मींस किसी का दूसरे का किसी का हक नहीं बन जाता है कि वो भी वैसा क्लेम करे। मींस एक आदमी को गलत अपॉइंटमेंट मिल गई, दूसरे व्यक्ति को वो हक नहीं बन जाता, राइट नहीं बन जाता कि वो भी जो गलत अपॉइंटमेंट एक को मिली है तो उसको भी वैसी गलत अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो जो रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर कहा कि यहाँ बनता नहीं है इसमें, और कैंटीन ऑफ जजमेंट्स भी आ चुकी हैं इस कोर्ट की, उसमें ये क्लियरली प्रिंसिपल लेड डाउन किया गया है कि एक शांति स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जगजीत सिंह, आर मुथु कुमार, तो कई जजमेंट आ चुकी हैं इसमें, जिसमें ये बताया गया है जो इक्वलिटी जो बताई गई आर्टिकल 14 की, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो पॉजिटिविटी बेस्ड ऑन लॉ के बेसिस पे है, और ये इन्वोक की जा सकती है तो ताकि एक क्लेम जो है सैंक्टिटी ऑफ लॉ को इन्फोर्स किया जाए। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसे मैंडेट किया जाए कि स्टेट को कि वो किसी इलीगलिटी को परपेचुएट, किसी इलीगलिटी को बढ़ावा दे, और इरेगुलरिटी जो कमिटेड हुई है किसी पर्सन के अगेंस्ट में, तो ऐसे में कोई लॉ नहीं है, डायरेक्शन नहीं दी जा सकती जिसमें स्टेट अथॉरिटी को कहा है कि आप जैसे एक गलत कार्य हुआ तो आपको भी वो दोबारा गलत करें, तो क्या इससे परपेचुएटी हो जाएगी इलीगलिटी। तो ऐसी में कोई डायरेक्शन ऐसे नहीं दी जा सकती। और इलीगल ऑर्डर भी कोर्ट ने कहा कि ये कोई इलीगल ऑर्डर अगर किसी को मिल भी जाता है तो उससे कोई राइट नहीं बन जाता दूसरे को कि वो भी सिमिलर क्लेम ले सके, और ना ही कोर्ट जो है वो बाउंड है कि वो उसकी ऐसी प्ली को एक्सेप्ट करे, और ना ही कोर्ट कंपेल कर सकती है इस अथॉरिटी को कि वो उसी गलती को दोहराए जो पहले हो चुकी थी। इफ सच क्लेम्स आर एंटरटेन्ड, अगर ऐसे क्लेम्स एंटरटेन करने लगे, डायरेक्शन इश्यूज होने लग पे, तो यहाँ पर फिर कहा कि ये जस्टिस के अगेंस्ट में हो जाएगा, और एक इथोस है उसको भी नेगेट कर देगा, उसको भी कम कर देगा, जिसकी वजह से एक कैजुअलिटी कल्मिनेटिंग इन अनार्की एंड लॉलेस। तो पूरी की पूरी जो चीज बताया है कि एक अनार्की बन जाएगी सिस्टम में और लॉलेस बन जाएगा पूरा। तो लॉ जो है, पूरा कानून जो है वो एक अनार्की में तब्दील हो जाएगा और लॉलेस हो जाएगा। तो ऐसे कोर्ट में कोर्ट जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती इस लॉ को, और ना ही ओवरलुक कर सकती है कि जो एक राइट ऑफ क्लेम था जो जिसका कोई वजूद नहीं है, तो कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि इक्वलिटी जो है, ऐसे में इक्विटी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, और दैट टू नेगेटिव टू कन्फर अ बेनिफिट और एडवांटेज विदाउट लीगल बेसिस, और किसी का लीगल बेसिस और जस्टिफिकेशन पर इसको ऐसे कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता किसी को बिना कोई लीगल बेसिस हो या कोई जस्टिफिकेशन हो। और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के रिगार्ड्स में कहा कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट अगर लेनी है तो वो एक प्रकार का वेस्टेड राइट हो जाता है फॉर अपॉइंटमेंट, और ऐसा जो राइट है उसकी कोई कंडीशन नहीं, जो राइट जो है जो कोई कंडीशन नहीं होता है कि सर्विस में जो एम्प्लॉई है वो उसकी डेथ हो जाती है, और जो कि डिपेंडेंट को देना पड़ता है, कंपल्सरी हो जाता है डिपेंडेंट को देना बिना किसी स्क्रूटनी के किए हुए और अंडरटेकिंग द प्रोसेस को सिलेक्शन किए बिना। तो ऐसे में कहा कि जो अपॉइंटमेंट जो है वो एक प्रॉपर होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली स्क्रूटनी होनी चाहिए सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद ही। और जो फैमिली की जो इंटेंशन क्या है, टू हेल्प ए फैमिली, जो उसकी जो मंशा ऐसी होनी चाहिए कि जो फैमिली है तो उसको जो सडन पेक्यूनरी फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मर जाता है जो उस समय, तो उसमें फैमिली को सबसे बड़ा ट्रबल होती है। तो कोर्ट ने कहा कि इसकी इंटेंशन को देखना बहुत जरूरी है कि
जो फैमिली है उसको उस समय उसको एक प्रकार की डेस्टिट्यूशन आ जाती है, एक पैसे के लिए वो मीन्स फैमिली को पास पैसा चला जाता है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई। तो ये यहाँ पर ये बताया कि इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए और जो कि अर्जेंट सिचुएशन होनी चाहिए, जो सोल बेड अर्नर है पूरी फैमिली को जो चला रहा है वो एक्सपायर्ड हो जाए, तो एक जो हेल्पलेस हो जाए, मे बी पेनीलेस हो जाते हैं, जो डिपेंडेंट्स हो जाते हैं, तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो बताया कि वो इसलिए दी जाती है कि फैमिली को जो एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिफिकल्टी है वो जो निकल मीन्स फेस कर रहे हैं उसे निकालने के लिए। और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि ताकि जो फैमिली को कोई तकलीफ ना हो, क्राइसिस जो फैमिली झेल रही है उसको तकलीफ ना हो। तो अब यहाँ पे बताया कि जो क्लेमेंट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट एज लेड डाउन इन पॉलिसी, तो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स थे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के, तो यहाँ पे ये बताया कि ये साथ साथ क्लियरली स्टेट करता है कि जहां कोई पॉलिसी ना हो, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो और रूल ना हो अपॉइंटमेंट का कंपैशन ग्राउंड में, तो ऐसे में अपॉइंटमेंट है वो नहीं दी जा सकती। तो ये पूरा जजमेंट में यही बताया इसने कि अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिली क्योंकि बाद में कहा कि जो डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर था उसमें कोई जजमेंट थी, उसमें कोई एरर नहीं थी और एक अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की पूरी एक जो पॉलिसी थी उन्होंने कंसिडर किया था और जो डिसीजन लिया था एकदम ठीक था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था इसमें। और साथ में ये भी बताया कि जो डिसीजन था गवर्नमेंट का वो कभी मदर की नोटिस में नहीं लाया गया अपीलेंट की, और ना ही कोई डिस्प्यूट था, कोई इंटीमेशन वगैरह जो नहीं दिया गया था विडो ऑफ डिसीज्ड को कि जो वो अपना जो एक दूसरा एक ऑप्शन भी था एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन का, वो अपना राइट अवेल कर सकती थी। तो यहाँ पर कहा कि ये इनएक्शन भी था ये पार्ट ऑफ स्टेट को, ताकि उन्हें इंटीमेट भी करना चाहिए था जो मींस जो इंटाइटलमेंट थी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो डेथ हो जाए तो उसके जो कॉम्पनसेशन है वो भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कहा कि स्टेट ने बताया नहीं था उनको, और इसलिए वजह से वो उन्होंने जो मदर थी अपीलेंट थी उन्होंने ऑप्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर कहा कि जस्ट एंड रीजनेबल है कि एक अपॉर्चुनिटी दी जाए विडो ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो मदर थी अपीलेंट की, तो वो अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दे और एक अपना ऑप्शन दे कि लमसम जो एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन वो दी जाए। हमने यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम परमिट करते हैं, और सबमिशन ऑफ जब रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो कंसीडर करेगी और डिसीजन जो है वो 6 वीक्स के अंदर दे देगी जो रिसिप्ट करने के बाद। और लमसम कंपोजिशन इफ ग्रांटेड, कोर्ट ने कहा अगर लमसम कंपोजिशन ग्रांटेड दी जाती है तो वो रिलीज कर देनी चाहिए और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तो अमाउंट ऑफ 6% जो है पर एनम जो है वो पेबल होगा, जो डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जब से दी जाती है टिल डेट ऑफ तक एक्चुअल पेमेंट नहीं की जाती है। तो ऐसे में जो प्रेजेंट अपील थी डिस्पोज कर दी थी और इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया गया कॉस्ट पे, और पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो भी डिस्पोज कर दी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।